स्किल को ना तो याद किया जा सकता है ना क्रैम किया जा सकता है, और ना ही इस पे कोई ओवर द नाइट चीज़ डेवलप की जा सकती है। और मेरे ख्याल में ये जो सबसे ज़्यादा एक मोस्ट वरीड सब्जेक्ट भी है, लोग इसमें फेल भी होते हैं। और इसीलिए कुछ बच्चों की इंसिस्टेंस थी कि हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करें। सो मैंने दूसरा सेशन नहीं स्टार्ट किया, रादर आई वेंट फॉर दिस प्रैक्टिस सेशन। और बिफोर मूविंग ऑन, कुछ लोग तो मुझे जानते हैं, आई वुड फॉर्मली स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ फैसल हयात गोंदल एंड आई एम फ्रॉम 51st कॉमन। सी एस एस 2020 में मेरी आई क्वालिफाइड दैट अटेम्प्ट, बट एलोकेशन नहीं हुई। फिर मैंने पी एम एस दिया, पी एम एस क्वालिफाई किया, उसमें एलोकेशन नहीं हुई। देन आई अगेन अपेयर्ड इन 2022, उसमें आई गॉट एलोकेटेड टू पास। और तीनों दफ़ा जो मेरा एसए है वो पास है। मैं कोई फिलोसफर नहीं हूँ, मैं कोई, मेरी इंग्लिश कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। चंद एक बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने अपने लिए भी की थी, और आप लोगों के साथ भी शेयर करने की कोशिश करूँगा बिफोर देश के आपके एग्ज़ाम आए और आप उसमें जो है वो आगे जाएं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक ना, हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन ये पाई जाती है कि ऐसे जो है, इट इज़ समथिंग विच अ कॉमन पर्सन कैन नॉट डू। लाइक, अगर आप सी एस एस की बात करते हैं, ऐसे फोबिया, ऐसे में कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दिस है, दैट है, उसमें नॉलेज है, उसके अलावा स्टैट्स हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, सेंटेंस है, फ्रेज है, ग्रामर है, वोकैब है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, सो उस टाइम पे मुझे भी यही चीज़ें बताई गई। मेरा जो बैकग्राउंड था दैट वाज मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो मेरे लिए एक वो बड़ा ना अजीब सा था कि कभी ज़िंदगी में इंग्लिश पढ़ी भी नहीं है, फिर उसके अलावा इतनी उस टाइम पे रीडिंग भी नहीं, साइंसेस वाला बंदा कहाँ पे इतनी रीडिंग करता था। तो एक बड़ी ना खौफनाक सी बात ही थी कि किस तरह से मैं करूँगा। बट आई डेवलप्ड अ फ्यू थिंग्स जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर भी करूँगा, और जो बच्चे एनरोल हैं उनके साथ भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम कहते हैं ऐसे होता क्या है, ऐसे बेसिकली एनालिसिस है। मैं आपसे पूछता हूँ आपका क्या हाल है, अपने आप को डिफाइन करो। तो आप क्या करते हो कि आप डिफाइन करते हो कि आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। फिर उसकी एग्जांपल देते हो कि अच्छा जी मैं फलां जगह पे था, मैं ऑनेस्ट था। मैं कहता हूँ कि माशरे की बुराइयों के बारे में बताओ, माशरे में क्या क्या चल रहा है, तो आप इर्द गिर्द देखते हो, बताते हो। बट मीन वाइल, जब एग्जामिनर स्विच करता है कि जी ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स, या फिर इस तरह से कोई और, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट है कि एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पे हम जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोग फंस जाते हैं। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? प्लीज बताइएगा जी। वहाँ पे हम फंस जाते हैं क्योंकि हमें ये फोबिया, या हमें डराया जाता है कि यू नीड टू प्रोड्यूस समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। एंड बिलीव यू मी, व्हेन यू विल आस्क दैट पर्सन कि मैं ऐसा क्या लिखूं, मे बी वो अगला बंदा भी ना जानता हो। और दो चीजें जिन पे मैं आज आपका फोकस रखना चाहूंगा, ऐसे वो पीस ऑफ राइटिंग है दैट इज रिटन while सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। और ये एग्जामिनर की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। एग्जामिनर की रिपोर्ट में ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि ऐसे ऐसे is a piece of writing that is written while sitting in the examination hall। ठीक है। दूसरा, इट इज कॉमन मैन पर्सपेक्टिव। ठीक है, इट इज अ कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव। कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव क्या होता है आपके पास कि हसन, आप दोबारा से रीज्वाइन करें। हसन,
आप दोबारा से रीजॉइन करें। कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव, कि आप देखें, मैं आपको एक सिंपल सी आज लॉजिक समझाता हूँ। यू आर गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी क्या करती है कि वो डे टू डे अफेयर्स को देख रही होती है। उसके अलावा आपके पास अ, जो लोगों के दरमियान रह के वो देख रही होती है। सो अगर ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपने लोगों के दरमियान रहना है, लोगों की देखना है, लोगों को ऑब्जर्व करना है, तो वहाँ पे लिटरेचर का, मुझे जो मेरी कॉमन सेंस कहती है कि वहाँ पे आपको लिटरेचर या वो उस तरह से वो नहीं डिमांड कर रहा होता एग्जामिनर आपसे। सो चार चीजें मैंने आपको बताई कि इट इज अ डिस्कशन, एंड डिस्कशन कैन बी एनीथिंग। उससे आगे भी कंपोनेंट्स देखते हैं कि उसमें क्या होते हैं। डिस्कशन कैन बी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। और उसमें आपके पास कॉमन लाइफ एग्जांपल्स आप डालते हैं, और एग्जाम हॉल में बैठ के आप लिखते हैं। क्योंकि आप अभी एसेस के ट्रेंड देख लें तो उसमें एग्जामिनर ये कोशिश कर रहा है कि जितने भी पहले प्रिपेयर्ड टॉपिक्स हैं उन पे ना दिया जाए, एनालिटिकल स्किल्स चेक की जाए। यहाँ पे जी देर आर मिसकॉन्सेप्शन कि आप इतने वर्ड्स लिखें, दिस लिखें, उसकी ए लिखें, बी लिखें, सी लिखें। आई डो नॉट बिलीव इन दैट। मैंने जो अपना पर्सनल 3 एसेस का एक्सपीरियंस है, और तीनों कंजेक्टिव भी थे, पीएमएस का भी था, सीएसएस के 2 कंजेक्टिव एसेस थे। सो उसमें मैंने ये अप्रोच ली कि आई नेवर प्रिपेयर्ड माई एसे, आई लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग, कि आर्ग्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं, कैसे डीकंस्ट्रक्ट करना है, कैसे उसको रिलेट करना है विद कॉमन एग्जांपल्स। जैसे मैं कहता हूँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रेवलेंस ऑफ स्मोक इन लॉ। आप स्मोक है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इर्द गिर्द देखें, स्मोक की वजह से देर आर डिजीजेस, देर आर इम्पैक्ट्स ऑन द बिजनेसेस एंड द रेपुटेशन, हाउ वी कैन कंट्रोल इट, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। सो इन दैट वे हम ऐसे को अगर इन डायमेंशंस में रख के करने की कोशिश करें, तो हमारा एक तो डर खत्म होता है, और दूसरा एग्जामिनर जब पढ़ता है तो उसको लगता है कि इस बच्चे ने खुद से कुछ लिखने की कोशिश की है। ही और शी हैज ट्राइड टू रिटन समथिंग अ वेरी ओरिजिनल इन नेचर, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम मिसकंसेप्शन देखते हैं कि इट इज अ टेस्ट ऑफ वोकेबलरी, नो नॉट एट ऑल। वन ऑफ द ह्यूज ब्लंडर, मेरी वोकैब कोई इतनी हाई फाई नहीं है, ह्यूज ब्लंडर जो करते हैं, अ लॉट ऑफ डाटा एंड रिसर्च इज रिक्वायर्ड। एग्जामिनर आपसे रिपोर्ट तो नहीं मांग रहा, ठीक है। एग्जामिनर आपसे कोई आउट ऑफ वर्ल्ड आइडियाज तो नहीं लेके आ रहा। मैं कहता हूँ कि ही समहाउ इज अ वेरी गुड पर्सन हैविंग द बेस्ट क्वालिटीज, ऑनेस्टी एंड blah 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 blah. I wrote a complete complex sentence structure, and I said he's a very honest and respectful person. In addition to that, he likes to respect others in different ways, ठीक है। सो यहाँ पे बात क्लियर हो गई है। आप लोगों ने फोकस भी नहीं किया, किस पे किया। फिर उसके बाद बुक्स हैं जी, रीडिंग्स हैं, फिलोसफिकल एनालिसिस हैं। ऐसे में यू हैव टू जस्ट राइट 16 पॉइंट्स, 15 to 16 पॉइंट्स। वो अभी हम आगे जाके आप देखेंगे लेटर पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। तो उसमें वो कहाँ पे आप लिखेंगे, समझ नहीं आती कहाँ पे आप लिखेंगे। इतने लोग जो कर रहे होते हैं उनमें से पास ऐसे में हार्डली 390 हो रहे होते हैं, मतलब कम हो रहे होते हैं, 500 हो रहे होते हैं। फिर ग्रामर, अब देखें, वन थिंग इज दैट कि आप 3 to 4 years लें, उसमें 6-7 माह ग्रामर करें, ग्रामर याद करें, फिर भूल जाए, फिर उसके यूजेज पे आप देखते रहें, तो ऐसे तो नहीं लिखा जाता। सो ना ऐसे टेस्ट ऑफ वोकेबलरी है, ना कोई इतना ज़्यादा डाटा और रिसर्च चाहिए, ना एग्जामिनर आपसे कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडियाज मांग रहा है। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर भी उसमें एक्सेप्टेबल है। बुक्स रीडिंग और फिलोसफिकल एनालिसिस जो है वो नहीं है। फिर उसके बाद जो ग्रामर है उसका भी किरदार इसमें बहुत कम है। वो भी आगे बताएंगे कि ग्रामर को किसके लेके जाना, ठीक है। अब बॉटम लाइन क्या है इसमें, मेरा रूल, माई रूल, व्हाट आर माई रूल्स? राइट, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, ऑब्जेक्ट पे ख़त्म करें।
कॉमन एग्जांपल्स यूज करें, सिंपल लैंग्वेज यूज करें, एंड दिस इज द प्रो टिप, डू नॉट मेक स्पेलिंग एरर्स। ठीक है, स्पेलिंग एरर्स में सिर्फ वही स्पेलिंग लिखें वो मैं आई विल शेयर अनदर टिप एज वेल हाउ टू इम्प्रूव स्पेलिंग्स, एंड डू नॉट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। कि आपकी लिमिट्स जो हैं वो ग्रामर में आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एबल टू राइट प्रॉपर कंडीशनल सेंटेंसेस देन यू शुड राइट। ठीक है, देन यू शुड राइट। ठीक है जी। अदरवाइज अदरवाइज यू शुडंट राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आपको आता है, आपको पता है जी कंडीशनल सेंटेंस ऐसे लिखने हैं या ये चीज़ ऐसे लिखनी है, ठीक है, then you should write those sentences, otherwise just don't write it, try use an alternative method। फिर उसके बाद क्या करें कि फोकस ऑन आइडियाज नॉट ऑन ग्रामर। ठीक है, आइडियाज इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी जुबान जो है वो मैटर नहीं करती, बल्कि आपके आइडियाज मैटर करते हैं। ठीक है, सो ये क्या है कि आपके पास दिस इज द बॉटम लाइन, राइट सिंपल, यूज कॉमन लैंग्वेज, यूज सिंपल लैंग्वेज। उसके बाद क्या है, स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स ना करें, एंड फोकस ऑन आइडियाज नॉट ऑन ग्रामर। ठीक है जी। अब इसमें आगे मजीद अगर हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जाते हैं, स्टेप्स क्या है ऐसे राइटिंग में। पहला है चॉइस ऑफ टॉपिक। इसी इसी स्ट्रक्चर में हमारी क्लासेस भी चलेंगी कि हम फ्रॉम दिस वेरी कि टॉपिक को कैसे चूज करना है, उसकी स्टेटमेंट कैसे बनानी है। बिलीव यू मी, एट दिस स्टेप, जब आप ये दो स्टेप कर रहे होते हैं, आपका एस्से का पास और फेलियर यहीं पे डिसाइड हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि यू हैव टू राइट एन आउटलाइन फॉर दैट। देन उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। आउटलाइन किस तरह लिखनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितनी कंप्रीहेंसिवनेस आती है। अक्सर हम लिख रहे होते हैं आउटलाइन फ्रेज, और लेकिन उसमें हमें पता नहीं होता कि हम कर क्या। फॉर एग्जांपल, देयर आर लॉट ऑफ, हम कहते हैं जी, फ्लड्स, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। फ्लड की वजह से चैलेंजेस क्या है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस एग्जामिनर को तो आइडिया नहीं है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, वही जो एक जेनेरिक जार्गन्स हैं वो तो सारे लिख रहे होंगे। देन उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आपका ऐसे का पास या फेल डिसाइड हो जाता है। फिर उसके बाद बॉडी है, बॉडी की पैराग्राफ किस तरह से हैं, उनकी कनेक्टिविटी क्या है, उनको आपस में हमने लेके कैसे चलना है। देन कंक्लूजन है कि कंक्लूजन में आप किस तरह से एक फ्यूचरिस्टिक वे में आप उसको बता रहे होते हैं एग्जामिनर को क्या करेंगे। अगर जेनेरिकली हम देखें तो आपके पास ये एक मुझे पिक्चर मिली थी जो आपके ऐसे को समराइज करती है। यानी पहले आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन है, फिर बॉडी पैराग्राफ्स हैं, फिर बॉडी पैराग्राफ को आप क्या करते हैं कि एंड पे समराइज कर देते हैं। सो इस तरह से आपका ऐसे जो है वो लेके चलते हैं, और उस तरह से उसको समराइज किया जाता है। अब सबसे पहले आज की जो एक हमारी इस क्लास का पर्पस था, थोड़ा सा मैं ओरिएंटेशन में आपको बता दूं टॉपिक कैसे चूज करना है। अब ये आपके पास ये 2023 का पेपर है ऐसे का, अभी आपने पढ़ा नहीं, प्रैक्टिस नहीं की। कंसिडर योर सेल्फ एज यू आर लाइक अ पर्सन हु हैज नेवर प्रिपेयर्ड फॉर द ऐसे। हमने पहला टॉपिक पढ़ा, इंस्ट्रक्शन यूथ इज लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन। नहीं समझ आया। द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग। ठीक है, एक बंदा जो फोर्स यूज करता है इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग, कि वो रीजनिंग को नहीं कर सकता, रीजनिंग से डरता है, इस वजह से वो फोर्स करता है। अब इसको माइंड में सोचें, कितने आर्गुमेंट्स आते हैं, 1 2 3 4 5। अगर 5 पे आप रुक जाते हैं, देन डू नॉट गो फॉर दैट। देन उसके बाद, नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव। कि वो कह रहा है कि तमाम के तमाम जो रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते। ठीक है, इस पे भी लिमिटेड डाटा है। उसके बाद, फूल स्पीक्स एंड वाइज लिसन्स, अ फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन एवरीवन एल्स वॉक्स आउट। अब ये वो ऐसे हैं, टॉपिक्स हैं
जो अगर मेरे पास आते तो मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? एक ये है कि इसमें इसके मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, इसकी मल्टीपल डायमेंशंस हैं। मतलब कोई बंदा कहीं से इसको किसी और वे में भी डिफाइन कर सकता है। सो माय फर्स्ट रूल was whenever I was trying to attempt a question in the essay paper, do not go for that topic जिसकी एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशंस है। फॉर एग्जाम्पल वह कहता है कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ डबल आई सॉर्ड। अब दैट इज, उस पे कोई किसी की एग्जांपल दे रहा होगा, कोई किसी की एग्जांपल दे रहा होगा। सो फॉर मी पर्सनली, आई एम सॉरी, आई गो फॉर दैट टॉपिक एवर। अब इसमें नीचे देखें, अब आप कहेंगे फिर हम करेंगे कौन सा? ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। अब देखें, ये सबसे अच्छा टॉपिक है कि ऑनलाइन लर्निंग। फिर आप कहेंगे कि ये तो सारे अटेम्प्ट कर रहे होंगे। भाई, यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर योर एग्जाम, नॉट फॉर द अदर्स। यू हैव टू पास योर essay, नॉट अदर्स। ठीक है? सो ये टॉपिक जब आप अच्छा इसको मैं ऑनलाइन लर्निंग का बता सकता हूँ, फलां जगह पे बता सकता हूँ, डेवलपिंग कंट्रीज में, मतलब आपके पास मल्टीपल आर्गुमेंट आ सकते हैं। फिर उसके बाद टू एनकरेज हेल्दी ईटिंग, हायर टैक्सेस, अगेन लिमिटेड टॉपिक। पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। अब देखें यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम मिल गई है कि लोग टेक्नोलॉजी पे ओवरली डिपेंडेंट है। ये भी किया जा सकता है। फिर टेक्नोलॉजी की टाइप्स हैं। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी पे की डिपेंडेंस किस तरह से इम्पेक्ट कर रही है। हाउ, व्हाई, व्हेन, वो भी आगे मैं भी आपको दिखाता हूँ। देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देन बोथ पेरेंट शुड assume responsibility in raising a child, boys will be boys। सो मेरे जैसे जो एक ऑर्डिनरी सा बंदा है, वो ऐसे टॉपिक्स के लिए जाएगा जो ऑनलाइन लर्निंग वाला 6 या 8। क्यों? क्योंकि इसके बारे में मैंने पढ़ा है, मैंने मुझे मुझे लगता है कि आई कैन डू इट। बच्चे यहाँ पे पहले क्या गलती करते हैं, उन्हें एक टॉपिक आता होता है, स्टिल दे गो फॉर दैट टॉपिक जस्ट टू हैव दिस थॉट इन माइंड कि यार मेरा जो है वो बाकी सारे भी यही कर रहे होंगे। ठीक है? सो पहली चीज आपने ये याद रखनी है कि वेन एवर यू विल गो इन टू द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, वेन एवर यू विल गो इन टू द एग्जामिनेशन हॉल, वेन यू लुक एट द क्वेश्चन पेपर, do not think about others. Think about yourself with which topic you are more comfortable. आप किस टॉपिक के साथ कंफर्टेबल हैं? किस टॉपिक पे आपके पास इर्द गिर्द का नॉलेज मौजूद है? किस टॉपिक को आप कंप्रीहेंड कर सकते हैं? ठीक है? यू आर नॉट सपोज टू अटेम्प्ट अ टॉपिक के जिस पे आपको है ही नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि अब हमने इसमें से दो को आइडेंटिफाई कर लिया। माय मेन फोकस विल बी ऑन प्रॉब्लमेटिक ऐसे। दो को हमने देख लिया। पीपल हैव ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, या ऑनलाइन ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट। इसको हम कहते हैं प्रॉब्लमेटिक ऐसे। ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जिसकी कुछ कॉजेज होती हैं, कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं, कुछ सॉल्यूशंस होते हैं। यानी ये जो तीन डोमेन्स हैं आपके पास, कॉजेज, इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशन, यहाँ पे ये आपके पास जो प्रॉब्लम है ये ऑपरेट हो रही होती है। ठीक है? और उस प्रॉब्लम को चूंकि वो ऑपरेट वहां पे हो रही होती है, उसको फिर अटेम्प्ट करना भी हमारे लिए आसान होता है। अब प्रॉब्लम या तो पॉलिटिकल हो सकती है, या सोशल हो सकती है, इकोनॉमिक हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल हो सकती है, या कोई ग्लोबल हो सकती है। कोई भी फॉर एग्जाम्पल अगर पॉलिटिकल से आएगी तो उसका सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और ग्लोबल के साथ इम्पैक्ट लाजमी होगा। इकोनॉमिक आएगी तो उसका इम्पैक्ट सोशल पे होगा, पॉलिटिकल पे होगा, टेक्नोलॉजिकल पे होगा, ग्लोबल पे होगा। सो इन दैट वे ये मुझे इस वजह से ठीक लगता है कि मैं इसमें अपना जो डाटा है उसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा लेके आ सकता हूँ। और ये दो तरह से होती है। एक तो सीधा सीधा क्या है, ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स। ग्लोबलाइजेशन उसने डिफाइन किया प्रोज एंड कॉन्स, कि उसके प्रोज बताओ, कॉन्स बताओ। प्रोज में आप चले जाओ, पॉलिटिकल में प्रोज, सोशल में प्रोज, इकोनॉमिक में प्रोज, टेक्नोलॉजिकल में प्रोज, ग्लोबल में आपके पास प्रोज। पॉलिटिकल में आप सिंपल ये बताओ ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या आया? डेमोक्रेसी आई है।
इंटरनेशनल ऑर्डर आया है, सोशल में क्रॉस कल्चर आ गया है। ठीक है, वो आगे हम उसको देखेंगे किस तरह से, जब हम आउटलाइन फॉर्मेशन पे जाएंगे, कि किस तरह से उसको भी हमने एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाना है। फिर इकोनॉमिक पे आए, टेक्नोलॉजिकल में दो दो पॉइंट बनाए, तो आपके पास टोटल अभी 10 पॉइंट्स तो सिंपली यही प्रोज के बन जाते हैं। उसी 10, इन्हीं डोमेन में आप देखें क्या है, कॉन्स क्या है, कॉन्स मतलब होता है नेगेटिव साइड क्या है, उन्हीं कॉन्स को आप उल्टा कर दें और आपके पास उसका वे फॉरवर्ड बन जाता है। हे यू गो, यू हैव अटेम्प्टेड योर ऐसे। अब बच्चे उस पर कहते हैं कि जो हमारे पास नॉलेज नहीं है। दूसरी टाइप की इसकी जो आती है, एक स्टेटमेंट दे देता है, जैसे द राइज ऑफ जेंडर क्राइम्स इन पाकिस्तान। इसको आप प्रॉब्लमेटिक कैसे बनाएंगे? इसको अपने माइंड में तीन चीजें अज्यूम करें: वाई, हाउ, वे फॉरवर्ड। वाई आर जेंडर क्राइम्स राइजिंग इन पाकिस्तान? व्हाट आर द implications फॉर आवर सोसाइटी एंड हाउ वी कैन टैकल इट? अगेन, वाई जेंडर क्राइम्स क्यों राइज हो रहे हैं? 4 से 5 पॉइंट बताएं। अगेन, पॉलिटिकल में देखें, सोशल में देखें, इकोनॉमिक में देखें, टेक्नोलॉजिकल में देखें, उसकी इम्प्लीकेशन देखें सोसाइटी पे, स्टेट पे, देन उसी इम्प्लीकेशन को आप उल्टा कर दें। ठीक है, और टैकल हो जाता है। एग्जाम्पल 23 वाला, ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। हाउ ऑनलाइन लर्निंग इज मोर कन्वीनियंट, ठीक है, एंड इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग। अब ये तो नहीं हो सकता कि कंप्लीटली आपके पास ऑनलाइन लर्निंग हो एंड फिर आप कहेंगे कि वाई वी आर नॉट एबल टू मटीरियलाइज द ट्रू पोटेंशियल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। उसमें इश्यूज आ जाएंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं, देन वे फॉरवर्ड कि उन इश्यूज को टैकल किया किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन देखें, पीपल हैव ओवरली बिकम डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। वाई पीपल हैव ओवरली बिकम डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी? ठीक है, एंड हाउ दिस ओवर डिपेंडेंस इज इम्पैक्टिंग सोसाइटी। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फिर उसका नेगेटिव अगर आप लिखेंगे तो वे फॉरवर्ड कर देंगे। यानी इस तरह से आप क्या करते हैं कि पहले उस स्टेटमेंट को डीकंस्ट्रक्ट करना सीखें, कि मैंने उसको डिफाइन करना है स्टेटमेंट को अपने माइंड में, कि बिफोर जंपिंग टू दैट थिंग। ठीक है, सो ये क्या है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे आप इस चीज को डिफाइन करते हैं कि ये मेरी डोमेन्स हैं। ठीक है जी। अब जैसे उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा मैंने चार्ट दिया, मजीद जब हमारी आगे बच्चे आएंगे तो उसके साथ डिटेल में बात करेंगे कि ये फिर लेवल्स आ जाते हैं उसमें, कि पॉलिटिकल में इंडिविजुअल पे क्या हो रहा है, सोसाइटी पे, चार इसके मेजर हैं: इंडिविजुअल, सोसाइटी, स्टेट, इंटरनेशनली। फिर सोशल में देखें कि वुमेन पे क्या रोल है, मेन पे क्या रोल है, पुअर पे क्या रोल है, रिच पे क्या रोल है, माइनॉरिटीज पे क्या रोल है, फिर रिमोट एरियाज में क्या रोल है, फैमिली पे क्या रोल है, लॉ एंड ऑर्डर पे क्या है, फैमिली रोल में क्या है, वैल्यूज पे क्या है। यानी इनमें से आप पॉइंट लिखते जाएंगे, फिर इनमें से जो बेस्ट होंगे आप उनको साइड पे कर लेंगे। फिर पॉलिटिकल में आप देखें कि पॉलिटिक्स में क्या रोल है, वोटर पे, उसकी वोटर एजुकेशन पे, अवेयरनेस पे, लिटरेसी पे। ठीक है, इस तरह से जितनी भी पॉलिटिक्स के रिलेटेड डोमेन्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पॉलिसी पे इसका क्या रोल है, गवर्नेंस में रूल ऑफ लॉ पे क्या रोल है, उसके अलावा आपके पास अकाउंटेबिलिटी, करप्शन, उस पे गवर्नमेंट के जो एक्शन हैं वो कौन से हैं। फिर इकोनॉमिक में आप देख लें, इंडिविजुअल जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, पॉवर्टी पे इसका क्या रोल है, एम्प्लॉयमेंट पे क्या रोल है। ऑनलाइन एजुकेशन को भी देख लें, किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है, किस तरह से पॉवर्टी को टैकल कर रही है, एम्प्लॉयमेंट क्या दे रही है, इकोनॉमी में इसका क्या रोल है, इंटरनेशनली किन कंट्रीज ने इस पे किया है। सो मोर प्रिसाइजली अगर हम देखें सॉरी, इन डोमेन्स में आपके पास कोई भी प्रॉब्लम ऑपरेट होती है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, इंटरनेशनल, इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंटल एक नई टर्म है क्योंकि दुनिया में इन्वायरमेंट पे काम हो रहा है। ठीक है, सो ये जो आपको बताने का सारा मकसद था, इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप एक टॉपिक को डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, किस तरह से आप इस टॉपिक को डिफाइन करते हैं, किस तरह से आप बताते हैं कि जी इसके कंट्रोल्स क्या होंगे, कंट्रोल्स मतलब होता है डोमेन्स क्या होंगी, या मैं सोचने का अंदाज क्या, फिर उसको हम
रिलेट करते हैं विद कॉमन एंड बेसिक जो आपके पास लाइफ की हमारी जो एग्जांपल्स हैं, ताकि हमारे पास उसको एग्जामिनर को हम करें। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जी, ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स। ये आज का जो हमारा एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिया, मजीद भी हम इसको आगे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वही अगर हम सैंपल देखते हैं, सबसे पहले इसके पास आता है आपके पास इंट्रोडक्शन। ठीक है, यू मस्ट इंट्रोड्यूस योर टॉपिक बाय स्टेटिंग योर स्टांस ऑन दिस टॉपिक, हाउ यू आर गोइंग टू डाइसेक्ट इट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नोट दैट योर लैंग्वेज डजंट मैटर until and unless you are writing error free। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हम ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एग्जामिनर ने ऑलरेडी कॉलम की बैक साइड पे लिखा हुआ। फिर हम क्या करते हैं कि हमने देखा प्रोज एंड कॉन्स, हम उसका वे फॉरवर्ड ही नहीं लिखते, बट यू आर अ पॉलिसी मेकर, यू हैव टू गिव द give a way forward for that, and what are the pros of globalization, what are the cons, and what is the way forward for that thing। ठीक है, जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल, लेट्स ट्राई टू मेक अ स्टेटमेंट आउट ऑफ दैट। ये आपके सामने एक मैंने जो अपने लिए रखा हुआ था। Globalization has significantly contributed to the development of modern world both at local and international level since the inception of 19th century। अब मैंने क्या किया कि मैंने एग्जामिनर को ये बताया कि मैं लोकल पे भी बात करूंगा, इंटरनेशनल पे भी बात करूंगा, और 19th सेंचुरी मैंने डिफाइन कर दिया। However, there are certain loopholes which needs to be curtailed by effective steps to materialize its truest potential। अब मैंने तीन चीजें बताई कि इसके कॉन्स, प्रोस, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, देन उसके बाद इसका जो आपके पास है वे फॉरवर्ड, ताकि इसका पोटेंशियल जो है मैं बता सकूं। अप्रोच क्या है, ग्लोबलाइजेशन हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड बोथ एट लोकल एंड इंटरनेशनल लेवल सिंस इंसेप्शन ऑफ 19th सेंचुरी। अब इसमें अगेन हम क्या क्या बताएंगे, पॉलिटिकल बताएंगे, फिर उसके बाद सोशल, इकोनॉमिक बताएंगे, टेक्नोलॉजिकल बताएंगे, सोशल बताएंगे, सारे बताएंगे। ठीक है, और इसके बाद देखें ना, उसमें जो अगला ऊपर वाला एक्सटेंस है उसको कॉम्प्रिहेंसिव और एजुकेटिव रखा गया है, ताकि एग्जामिनर या उसको समझ आए कि क्या किया जा सकता है। और कॉन्स, हाउएवर द सर्टेन लूपहोल। अब यहाँ पे एक इशू क्या आता है कि जब हम आगे भी इसको जाके डिस्कस करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कोई एक दो मेंशन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल सोशल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्टेप्स लाइक दिस शुड बी टेकन। हालांकि दिस इज द मोस्ट, दिस शुड बी द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट। ठीक है जी, और उसके बाद वे फॉरवर्ड है। सो इन अ मोर प्रिसाइज वे, दिस इज द थीसिस स्टेटमेंट, जो अक्सर औकात हमें पता ही नहीं होता। थीसिस मतलब स्टेटमेंट क्या होती है कि पूरे ऐसे की जिस्ट, यानी इसको पढ़ के कोई भी बंदा अंदाजा लगा सकता है कि आपके पास जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर की डिमांड क्या है आपके पास। फिर देखें पॉजिटिव क्या है कि कंट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल वही जो मैंने आपको पहले वो एक्सरसाइज करवाई है कि सॉरी, ये इंडिविजुअल इज मोर इनलाइटेंड, उसकी लिटरेसी रेट देखें, फ्री लांसिंग अपॉर्चुनिटीज देखें, ग्लोबल कनेक्टिविटी देखें, ऑनलाइन हेल्थ फैसिलिटीज देखें, से इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। मतलब आप कितने लिख सकते हैं, स्टेट मोर कैपेसिटेटेड है, इन स्टेट को आप देखें, ग्लोबल कनेक्टिविटी है पॉलिटिक्स में, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हैं, गवर्नेंस है, एंड सो ऑन। इंटरनेशनल पे देखें, कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं है, वर्ल्ड स्टेट की तरफ हम जा रहे हैं, ग्लोबल विलेज बन चुकी है आपके पास। यानी you can write multiple points just by having this scheme of thought in your mind। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं जी, हाईजैकिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाय सुपर पावर बाय कंट्रोलिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, थोड़ा सा ये स्पेलिंग का है, क्योंकि वो ऑटो करेक्ट में उसकी वजह से आ गया था। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर एंड नेटिव मार्केट्स बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, lack of funding for global issues like climate change, poverty, food insecurity, conflicts, rise of populist leaders। यानी इन वन वे और अनदर हमने उन्हीं डोमेन को उल्टा कर दिया, तो हमारे पास 5 से 6 ये पॉइंट्स आ जाते हैं। सो इसके बाद क्या होता है कि आपके पास जो वे फॉरवर्ड आता है,
अब वे फॉरवर्ड में अगर आप कह रहे हैं हाई चेकिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाय सुपर पावर बाय कंट्रोलिंग इंस्टीट्यूशन, तो हम इसका वे फॉरवर्ड क्या लिख देंगे? हम कहेंगे कि जी, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी डेमोक्रेटाइज्ड, उनमें डेमोक्रेसी लेके आनी चाहिए, ताकि आपके पास इसको ताकि आपके पास जो वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन उसको मटेरियलाइज किया जा सके। फिर उसके बाद जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, नॉट दे शुड नॉट एक्सप्लॉइट लेबर एंड नेटिव मार्केट्स। फिर उसके बाद जो फंडिंग है क्लाइमेट चेंज के लिए, फंडिंग ग्लोबल इश्यूज के लिए फंडिंग दी जाए, ताकि ग्लोबलाइजेशन इक्वेटेबल बनाया जा सके। फिर उसके बाद क्या है, राइज ऑफ पॉपुलिस्ट लीडर्स एंड थ्रेट टू इमिग्रेंट्स, जो आपके पास इमिग्रेंट्स हैं उनकी थ्रेट्स को क्या किया जाए, कम किया जाए। सो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम वे फॉरवर्ड को A B C D E एंड F में करते हैं। सो ये आपके पास ना एक सैंपल सा मैंने आपसे बात करनी थी कि एक प्रॉब्लमेटिक ऐसे पे बात करते हैं। अब इसमें आई डिडंट टॉक अबाउट के वो जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ऐसे कि जी वो होता है, इस तरह होता है, फलां टाइप है, डिस्कसिव है, पता नहीं, मुझे तो आज तक उनकी समझ नहीं आई। आई ऑलवेज बिलीव इन सिंपल थिंग्स। सो कोई भी प्रॉब्लमेटिक ऐसे आए, आप उसको इस तरह से कर सकते हैं, एंड आई ऑलवेज डिड दैट, आई ऑलवेज अटेम्प्टेड दैट पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, या उसको इस तरह से किया। ठीक है। सो इस तरह हम क्या करेंगे कि हम जब हमारी अगली क्लास होगी, उसमें आई विल बी शेयरिंग सम टॉपिक्स कि जिस पे आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनानी होगी। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम बनाएंगे। फिर उसके बाद जब हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाएगी, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि हम आउटलाइन की तरफ जाएंगे, देन इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, और पहले जो है वो प्रॉब्लमेटिक की तरफ आएंगे। आई होप कि दिस वुड दिस प्रेजेंटेशन वाज ऑफ सम हेल्प। ठीक है जी। सो ये ही आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना था कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लमेटिक आ जाता है तो आपने उसको इस तरह से करना है। नाउ आई एम ओपनिंग द हाउस फॉर द क्वेश्चंस, यू मे आस्क क्वेश्चंस।